Hello, viewers. Welcome from Vrinda, team member Supergrads. और आज के इस सेशन में हम आईपी मैट रैंक बूस्टर सीरीज के थ्रू एक ऐसे क्वेश्चन की एक ऐसे सवाल की बात करेंगे जो पिछले कई सालों से आईपी मैट इंदौर के पेपर का एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन टाइप रहा है। ये क्वेश्चन वोकैबुलरी बेस्ड है, इसीलिए स्टूडेंट्स को काफ़ी चैलेंजिंग भी लगता है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन टाइप को हम प्रॉपरली और केयरफुली प्रिपेयर कर लें तो हो जाएगा ना रैंक बूस्टर या बेटर। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द टॉपिक दैट इज वर्ड्स दैट कंफ्यूज। नाउ इसे वर्ड्स दैट कंफ्यूज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये वर्ड स्पेलिंग या साउंड की वजह से ये किसी भी वजह से कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसकी स्पेलिंग या साउंड कुछ भी सेम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब, इसका मीनिंग अलग होगा। और यही क्वेश्चन टाइप काफ़ी प्रोमिनेंटली, काफ़ी फ्रीक्वेंटली आईपी मैट इंदौर के पेपर में पूछा जाता है। सो सेशन की शुरुआत में हम कुछ ऐसे वर्ड्स को पढ़ेंगे जो सिमिलर लगते हैं, होते नहीं हैं। और सेशन के लास्ट में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो पिछले सालों में, पिछले कुछ सालों में से 2019, 2020 या 2021 में आईपी मैट इंदौर में एक्चुअल पेपर में आए हैं। सो इफ यू स्टे कनेक्टेड, इफ यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, आप सिर्फ ये नहीं सीख पाएंगे कि इन्हें डील कैसे करना है, बल्कि किस तरह से वो आपको जज करेंगे, टेस्ट करेंगे, ये भी समझ पाएंगे। सो लेट्स जस्ट बिगिन। Hello, people. So, take a look at the first question. Now, see, किसी भी पेपर में, किसी भी एग्जाम में सही या अच्छा परफॉर्म करने का एक ग्राउंड रूल क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ जाए तो पेपर आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती कर जाएं या इंस्ट्रक्शन को समझने में गलती कर देंगे, कभी भी अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, राइट? सो लेट्स जस्ट से the question says fill in the blanks with the word that fits best in the blank from the options that are given below. So let's take a look at the first question type. So this says the police checked every detail carefully. It was an dash investigation. Options है हमारे exhausting और exhaustive. Now see, मैं आपको दोनों words का मतलब बताती हूँ and आप बताओ what is the right answer. Let's do it this way, right? So अगर पुलिस ने बहुत डिटेल ध्यान से चेक करी है तो वो एक कैसी इन्वेस्टिगेशन है? बहुत केयरफुली करी हुई इन्वेस्टिगेशन है। एग्जॉस्टिंग जो कि एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है कोई भी चीज जो आपको थका दे, एनीथिंग दैट मेक्स यू टायर्ड। एक्सरसाइजेस कैन बी एग्जॉस्टिंग, बहुत देर वॉक करना कैन बी एग्जॉस्टिंग, बहुत देर पढ़ना कैन बी एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिव होता है जो कंप्लीट है, थरो है, बहुत केयरफुली हुआ है। सो एग्जॉस्टिव मीन्स जो थरो है, एग्जॉस्टिंग जो आपको थका रहा है, जैसे कोई एक्सरसाइज। सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द फर्स्ट आंसर? Exhausting? Well, I'd say exhaustive. Exhaustive means, just let me get my pen. Now see, okay. Exhaustive जो चीज केयरफुली हुई है, थरली हुई है। सो पुलिस ने कैसा इन्वेस्टिगेशन किया था? केयरफुल इन्वेस्टिगेशन किया था, थरो इन्वेस्टिगेशन किया था। सो जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत हद तक हमें आंसर सजेस्ट करती है, आंसर ढूंढने में, सेलेक्ट करने में हेल्प करती है। सो बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी नो दैट द आंसर इज एग्जॉस्टिव। हेलो संचित। नाउ सी, the fitness trainer completed the dash workout. अब वर्कआउट है, फिटनेस ट्रेनर है, जिम है, कैसा वर्कआउट हुआ होगा? थकाने वाला वर्कआउट। क्यों? बिकॉज ही लेफ्ट द जिम ड्रेन्ड ऑफ एनी एनर्जी। उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई थी, उसने इतनी मेहनत कर ली वहां पर। कैसी मेहनत करी? The answer would be exhausting, right? Yeah, absolutely right. The next one. The committee made no dash to the former president in his report. The options are illusion, allusion. Now, see, let's understand the meaning of the question and the meaning of the words as well. Illusion है जो हमारी आंखों को लगता है कि है, होता नहीं है. So it's a false belief. जैसे जो magician करते हैं, वो क्या होता है? वो बोलते हैं बुम और कार गायब हो जाती है। तो क्या सच में कार गायब हो जाती है? नहीं, वो हमें लगता है कि वो नहीं है। So that is what they call is an illusion. So it's a false belief.
एल्यूशन होता है जब हम किसी चीज को इनडायरेक्टली रेफर करते हैं, जैसे आप अपने बचपन को रेफर करके कुछ बात करते हैं, आप किसी फेमस पर्सनालिटी को रेफर करके कुछ बात करते हैं। तो एल्यूजन में हम किसी भी चीज का इनडायरेक्ट रेफरेंस करते हैं, लेकिन इसके पीछे आइडिया ये होता है कि बाकी जो लोग वहां पर प्रेजेंट हैं उन्हें समझ में आएगा कि आपने क्या बोला। सो लेट्स जस्ट से अगर आपने अपने फ्रेंड को नोबिता बोल दिया, तो आपने अलूड किया नोबिता को, लेकिन आपके फ्रेंड समझ जाएंगे कि आपका फ्रेंड कैसा है। यस, यू गेस्ड इट राइट। सो दिस वन वुड बी allusion। एंड दूसरी बात, allusion हमेशा preposition to लेता है, illusion नहीं लेता। सो द कमिटी मेड नो allusion, दैट मीन्स उन्होंने उनको रेफर नहीं किया। दिस लुक्स लॉन्गर देन दैट, तो कोई चीज है जो दूसरी से बड़ी लग रही है, बट इट्स एन ऑप्टिकल illusion, राइट? बिकॉज वो बड़ी लग रही है, जरूरी नहीं है कि वो बड़ी है। illusion, राइट? ओके, द नेक्स्ट वन, they are not very discreet, so don't give them too much information। अब discreet जिसमें ETE होता है, इसका मतलब होता है separate, and discreet जिसमें double E होता है, उसका मतलब होता है prudent, unpretentious, good judgment। अब देखो, पहली बात, हम कैसे याद रखें कि डिस्क्रीट, कौन से वाली डिस्क्रीट का मतलब सेपरेट था और कौन से वाली डिस्क्रीट का मतलब प्रूडेंट था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये तो याद रहेगा, एक डिस्क्रीट का मतलब ये था और एक का मतलब ये था। देखो, जहां पर ई टी ई में दो ई को टी ने सेपरेट कर दिया, बेचारे दो ई इतने प्यार से साथ में थे, बीच में टी आ गया और उसने उन दोनों ई को सेपरेट कर दिया, वो वाला डिस्क्रीट हुआ सेपरेट। जैसे ब्राउन एंड वाइस राइस आर टू, कैसी, इंटेलिजेंट प्रूडेंट वेराइटीज हैं या अलग अलग वेराइटीज हैं, डिस्टिंक्ट वेराइटीज हैं। सो दिस आंसर वुड बी डिस्क्रीट, जहां पर टी ने आकर दोनों बेचारे ई को अलग अलग कर दिया। और डिस्क्रीट का मतलब गुड जजमेंट, प्रूडेंट। सो दे आर नॉट वेरी डिस्क्रीट, डोंट गिव देम टू मच इंफॉर्मेशन। वो बहुत प्रूडेंट नहीं है, उन्हें ज्यादा मत बताओ, हो सकता है वो आपकी बात बाहर जाके बता दें। सो दिस वन वुड बी बी, एंड दिस ऑप्शन वुड बी ए, राइट? थोड़ी देर के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा स्कोर क्या चल रहा है, तो प्रॉबली हम जान पाएंगे कि हम कितना सीखे और कितना नहीं सीखे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज, ही इज एन डैश साइंटिस्ट। कैसा साइंटिस्ट, एमिनेंट या इमिनेंट? देखो, एमिनेंट विद इन ई होता है somebody who's famous, somebody who's important। So either famous or important. जैसे बच्चन साहब, he's a famous superstar। Ruskin Bond, he's a famous important writer। एमिनेंट होता है कोई काम जो होगा फॉर वेरियस रीजंस। अब अगर दो लोग बहुत नाराज हैं, शायद वो लड़ाई करेंगे। सो द फाइट इज एमिनेंट इफ टू पीपल आर वेरी एंग्री। सो एमिनेंट, समथिंग दैट्स इम्पेंडिंग, समथिंग दैट्स अबाउट टू हैपन। इसे कैसे याद कर सकते हैं? देखो, एमिनेंट हो गया एनी मिनट, कोई काम जो अभी किसी भी वक्त हो जाएगा, एमिनेंट। जैसे बहुत बारिश हो रही है, हो सकता है फ्लड कभी भी आ जाए। सो इफ इट इज रेनिंग, द फ्लड इज एमिनेंट, एमिनेंट। एंड एमिनेंट, फेमस, इंपॉर्टेंट। सो अगर कोई साइंटिस्ट है, तो वो 1 मिनट में होने वाला तो नहीं है। He is probably either famous or important. So the answer here would be very good, Sanjana, and a lot of you. Good. And the clouds are dark. भाई अगर बादल बहुत काले हैं तो क्या बारिश कभी भी हो सकती है? The rain is imminent. The group managed to think of an solution. Now mind it, ये word IPMAT के पेपर में आ चुका है। Ingenious होता है जब आप स्मार्ट हो, क्लेवर हो या इन्वेंटिव हो, तो आप सोच सकते हो, हट के सोच सकते हो, कुछ अच्छा कर सकते हो। It's a very positive adjective, which means you are either smart, clever or intelligent. इंजेनुअस होता है जो सीधा साधा है, जो नाइव है, जो लोगों पे विश्वास कर लेता है और आराम से विश्वास कर लेता है। सो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यू आर इंजीनियस एंड हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यू आर अ लिटिल इंजेनुअस? हेलो शबीर। So the group managed to think of an
clever solution or simple solution? Well, this generally works with people. So the group managed to think of an ingenious solution. कैसे याद रह सकते हैं? Ingenious, G माने genius. My dash brother thinks the tooth fairy is real. भाई अगर कोई सोचता है कि tooth fairy, Santa ये सब सच है तो वो कौन होगा जो शायद बातों पे आराम से बिलीव कर लेता है. So he's clearly not that ingenious. He's a little simple, naive, right? So this one would be ingenuous. Now let me repeat the word ingenious and ingenuous. ये दोनों words IP मैथ के actual verbal ability section में आ चुके हैं. So इस तरह के question वो आपसे पूछते हैं. And I'll show you कि क्वेश्चन आएगा कैसे. So you'll get a fair idea कि आपको क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा, वहां पर कैसे दिखाई देगा. Now the next part. The police are trying to dash the tense situation and gain the release of the hostages. अब पुलिस जो है एक तो टेंस सिचुएशन में कुछ करना चाह रही है और वो चाह रही है कि hostages रिलीज हो जाएं. The words are diffuse, diffuse, right. तो क्या है डिफ्यूज का मतलब और क्या है डिफ्यूज का मतलब? भाई ये वाला डिफ्यूज तो वही है जो हमारी हिंदी मूवीज के और इवन हॉलीवुड मूवीज के हीरो करते हैं. एक बम है, वो वही जाते हैं, वही उसकी रेड तार को या ग्रीन तार को काट देते हैं और बम बजता नहीं है, फटता नहीं है, वो डिफ्यूज हो जाता है. तो डिफ्यूज का एक मीनिंग होता है व्हेन यू एक्चुअली make sure that the bomb doesn't explode. So you diffuse the bomb. और दूसरा मीनिंग डिफ्यूज का होता है जब आप किसी सिचुएशन को कम टेंस या कम डिफिकल्ट कर पाए. सो यू डू समथिंग दैट एक्चुअली मेक्स अ सिचुएशन लेस टेंस और वर्स. देन दूसरा डिफ्यूज DIFFU ऐसे डिफ्यूज का मतलब होता है कोई भी चीज जो फैल जाए इवनली सब तरफ. जैसे फ्रेग्रेंस, एक आपने परफ्यूम का बॉटल खोला और सब तरफ बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस फैल गई. सो द फ्रेग्रेंस diffused in all the directions once you uncap the bottle. And then you have community plans to dash westwards. Up, see, the police are trying to dash the tense situation. क्या वो उसे फैलाना चाह रहे हैं या वो उसे less tense बनाना चाह रहे हैं? What do you think is the right answer for this one? And the community plans to um, diffuse westward. वो westward जाना चाहते हैं. So do you think they want to diffuse or diffuse? Well, the answer to this one would be A, and to this one would be B. Make sense? If you have any question, any doubts, queries, make sure that you put your comment in the chat box. The next question. That's great. Very good answer. Okay. The question says fill in the blanks with the word that fits best in the blank from the options that are given in the bracket this time. Now see, her remarks seemed, that's great, very good answer, Sanchit, Sanjana, and a lot of the others. Prashansa, Ayush, right. So her remarks seemed dash and we chose to ignore them. Now किसी ने कुछ कहा जिसको आपने ignore कर दिया. Samta, I'll answer this question at the end of the session. Let's stick to the let's just stick to whatever is being discussed right now. And if you have any other queries, we'll talk about them at the end of the session, okay? So her comments seemed dash and we chose to ignore them. So किसी ने कुछ कहा और आप उसे इग्नोर कर रहे हैं. आप सोच रहे हैं कि आपको उसे इग्नोर करना है. So कुछ अच्छा तो नहीं हुआ होगा. Now see, the first word is insipid and the second word is incipient. Now insipid एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है कोई भी वो चीज जिसमें ना कलर है, ना जान है, ना कुछ भी ऐसा है जो ब्लैंड है. जैसे जो चीज हमें शायद बहुत अट्रैक्ट ना कर पाए. सो there seems to be a technical glitch, people. Excuse me for just one moment. Will
if you can hear me, there seems to be a technical glitch. I'll just have it fixed. There seems to be a technical glitch. I'll just have it fixed. All right, people. I'm really sorry about that. So, is everything okay? Can you see me? Can you hear me? Shall we begin? So, visible and audible now? Yes, there will be. I guess let's just continue the session. A quick heads up, people. So, am I visible and audible? All good? Okay, let's just continue. So, all right, thank you. So, insipid was it's an adjective which essentially means something that is bland. So, no flavor, no color. एंड इफ सम सी इफ यू टॉक अबाउट अ थिंग, अगर हम किसी चीज की बात करें तो इंसिपिड वो है जो ब्लैंड है, जिसमें फ्लेवर नहीं है, कलर नहीं है. लेकिन अगर हम किसी इंसान को इंसिपिड बोले तो वो डल है, बोरिंग है. सो मेक श्योर कोई आपको इंसिपिड नहीं बोले या आप किसी को इंसिपिड नहीं बोलो, कुड बी अ लिटिल ऑफेंडिंग. वेल, सो उसके रिमार्क्स एंड ओके, इंसिपिएंट होता है कोई चीज जो अभी बस बिगिन हो रही है, वो अपनी नेसेंट स्टेज पे है, डेवलप होना शुरू हुआ है. जैसे कोई प्रोजेक्ट इंसिपिएंट हो सकता है, दैट मीन्स वो अभी बिगिन हुआ है, स्टार्ट हुआ है. सो देयर वाज दिस इंसिपिएंट रूमर एंड दे ट्राइड एवरीथिंग टू क्रश इट. सो कोई रूमर इंसिपिएंट था, बस शुरू हुआ था, एंड दे मेक श्योर कि वो आगे नहीं बढ़े. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, so the remarks were insipid or incipient. What do you think? Well, I'd say insipid. What is the dash event in this short story? Now, the word is climatic and climactic. Climatic relate करता है climate से. अगर आप ध्यान देंगे तो एक सी का फर्क है सिर्फ. क्लाइमैटिक जो क्लाइमेट से रिलेट करे, और क्लाइमैक्टिक जो किसी बुक के, किसी स्टोरी के क्लाइमैक्स को रिलेट करे, वो वाला हिस्सा जहां पर कुछ बड़ा होता है. सो द क्रिसेंडो ऑफ एनी मूवी और स्टोरी, जहां पर सबसे ज्यादा
मजा आता है जब लगता है अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो वाला पार्ट. सो व्हाट इज द डैश इवेंट ऑफ दिस स्टोरी? क्या हम क्लाइमेटिक इवेंट की बात कर रहे हैं या क्लाइमैक्टिक इवेंट की बात कर रहे हैं? Absolutely right. That's great. It would be climactic event in this short story. The next word. Moxie was feeling a bit dash about proceeding to the next level. अब मॉक्सी को कुछ लग रहा है अगले लेवल पर जाने के लिए. क्या लग रहा हो सकता है? She could be excited, she could be nervous, she could be anxious about moving on to the or proceeding to the next level, right? So देखो, ambiguous होता है जब क्लैरिटी नहीं है. और क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी बोला गया है, कहा गया है, लिखा गया है, उसका एक से ज्यादा मतलब बन सकता है. सो कुछ अगर एम्बिगुअस है तो वो क्लियर नहीं है. जैसे कभी कभी जोक्स एम्बिगुअस होते हैं, नहीं समझ में आता कि उसका मतलब क्या था. सो कोई भी वो चीज जिसको हम क्लियरली इंटरप्रेट नहीं कर पाए बिकॉज उसका एक से ज्यादा मतलब बन सकता है, वो चीज एम्बिगुअस है. एंड एम्बिवेलेंट होता है जब आपके दिमाग में दो चीजें एक साथ चल रही है. लड्डू खाऊं, लड्डू नहीं खाऊं, कोल्ड ड्रिंक पीऊं, नहीं पीऊं, मूवी देखूं, नहीं देखूं. सो जब आप डिलेमा में हो, आप क्लैरिटी से नहीं सोच पा रहे हो, ये भी करने का मन है और ये भी करने का मन है, तब आप एम्बिवेलेंट हो. सो शी वॉज फीलिंग अ बिट, well, ambivalent about proceeding to the next level. Jian was severely dashed for putting the frog in her bag. अब भाई अगर जियान ने किसी के बैग में फ्रॉग रख दिया तो क्या हुआ होगा उसके साथ? सेंश्योर्ड या सेंसर्ड? वेल, सेंसर एंड सेंश्योर्ड दोनों वर्ब होते हैं. इसका मतलब होता है किसी चीज को एडिट करना, जैसे बुक को, आर्टिकल को, मूवी को. सेंसर करने का मतलब एडिट करना, ताकि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन जो डेंजरस हो सकती है, जिसकी वजह से मुश्किल हो सकती है, ऑफेंसिव हो सकती है, वो पब्लिक एट लार्ज के पास नहीं जाए. एंड सेंश्योर्ड का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस करना, डांट लगाना. सो जियान was severely censured or censored for putting the frog in her bag. What do you think? Absolutely right. He was censured for putting the frog in her bag. The next one now. Oops. Okay. A dash gives people advice if someone has emotional or other problems. Is it a counselor or a counselor? See, a counselor with a CIL is the member of a council. So जो किसी काउंसिल का मेंबर है, जो सभासद है, वो तो है काउंसलर. एंड जो काउंसलर होता है, ये वो होता है जो आपको, होते हैं ना स्टूडेंट काउंसलर्स जो एडवाइस करते हैं, ये वाला कोर्स चूज कर लो, वो आपके लिए अच्छा है, ये आपकी पर्सनालिटी टाइप को सूट करता है, वो होते हैं काउंसलर्स. सो दे गिव एडवाइस. सो द आंसर टू दिस वन वुड बी एब्सोल्युटली राइट, काउंसलर. The workers were dashed by the intelligence of the negotiators for the management. Now see, the workers were confounded या compounded. Now see, confounded का मतलब होता है perplexed, confused, नहीं समझ में आ रहा, अरे ये हुआ क्या. Compounded कोई भी चीज जो किसी चीज पे ऐड ऑन कर दे, या तो उसे खराब कर दे या उसे बेटर कर दे. जैसे जब आप पैसा बैंक में रखते हैं, वो कंपाउंड होता है ना, वो बढ़ता है. सो कंपाउंड वुड ऑलवेज ऐड ऑन टू द गिवन थिंग. So the workers were absolutely confounded by the dealing of the negotiators. Absolutely right. Great answer. When you are finished, dash to the next part. भाई आपने कोई गेम, कोई लेवल खत्म किया, तो आप नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, तो आप वहां पर जाते हैं, राइट? सो यू प्रोसीड और यू प्रिसीड. प्रिसीड होता है किसी चीज के पीछे. सो anything that comes is put or is placed before something. So preceding event क्या हुआ? किसी event के पहले जो event हुआ था. और proceed का मतलब होता है to continue. This simply means to continue. In fact, एक word होता है
proceeds with an S. ये इसका मतलब होता है the money that you receive because of an event or anything that you have done. So proceeds is the money that you receive from the sale of an event or anything at all. So if you are finished, you proceed to the next level. That's great. Good answers, people. If Rajveer had that kind of money, he would dash it. Now flaunt होता है to show off और flout होता है to disregard. Now, for any reason you say, I don't care, I will not follow the rule. So you flout the rule. But flaunt होता है to show off. So in this case, अगर पैसा होता तो क्या करता? Show off करता, right? So the answer would be flaunt. All right, a very interesting question. This says Mark Twain. Now, I hope you already know that Mark Twain is a very, very popular writer. He has written several fantastic books, Tom Sawyer being one of them. So he was responsible for many striking, mostly cynical dash, such as always do right that will gratify some people and astonish the rest. So अब अगर वो writer हैं तो उन्होंने कुछ लिखा होगा. Now let's see. Let's take a look at the words. Epitaph, epitaph, epigram, epigraph. अगर मुझे इन तीनों वर्ड्स का मतलब पता हो तो शायद आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा. एपिटैप होता है जो किसी के ग्रेव स्टोन पे, रेस्ट इन पीस, बेस्ट फादर, बिलवड, हस्बैंड, सन, व्हाटएवर. सो ये जो किसी के ग्रेव स्टोन पर इंफॉर्मेशन इंस्क्राइब्ड होती है उसे हम बोलते हैं एपिटैप. किसी के ग्रेव स्टोन पर जो लिखा होता है. देन यू हैव एपीग्राम. एपीग्राम एक शॉर्ट सेइंग होती है, एक शॉर्ट सेंटेंस होता है जिसमें कुछ क्लेवरली हम अपनी बात बोल देते हैं, उसे बोलते हैं एपीग्राम. एंड देन यू हैव एपीग्राफ. एपीग्राफ होता है जैसे आपने देखा होगा बहुत फेमस मॉन्यूमेंट्स होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शंस दीवारों पर लिखे होते हैं, उसे बोलते हैं एपीग्राफ. या कभी कभी बुक के बिगिनिंग में भी जो इंफॉर्मेशन होती है उसे भी एपीग्राफ कहते हैं. सो एपीग्राफ इज एन इंस्क्रिप्शन मगर ये मॉन्यूमेंट्स की दीवारों पर होता है. एपिटैप इज एन इंस्क्रिप्शन लेकिन ये किसी के ग्रेव स्टोन पर होता है. और एपीग्राम एक वाइज सेइंग होती है, एक क्लेवर सेइंग होती है. नाउ सी, Mark Twain was responsible for many striking, mostly cynical epitaph, epigraph, epigram, epitaph. I think C ऑप्शन का फर्स्ट ब्लैंक बहुत अप्रोप्रिएट है. यहाँ होना चाहिए एपिग्राम. क्या है एपिग्राम? Always do right, that will gratify some of the people and astonish the rest. See, now let's see. Epigrams can sometimes end up as epigraph, यानी कि जो एपिग्राम है वो कभी कभी दीवारों पर, किताबों पर तो दिखाई दे सकते हैं, but rarely would someone use them as an epitaph. तो कोई ग्रेवस्टोन पर शायद नहीं लिखवाना चाहेगा इसे, right? So the correct answer choice here in this case would be C. Very good answer choice. The next one. Okay. The question says one of the statements contains a word used incorrectly. Now ये वो question type है जो actual paper में, IPMAT इंदौर के पेपर में कुछ समय से काफी फ्रीक्वेंटली और कम से कम 4 क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट्स में आता है. सो लेट्स सी ये कैसे आएगा, या आपको कैसे नजर आएगा और हमें इसे डील कैसे करना है. ओके. The king was under intensive pressure to protect the borders of his vast empire. The subjects' loathing of the cruel emperor was intense. Without intensive study, it is difficult for most students to get admitted into any course. The intense debate between states. All right, thank you. Led to resolution of issues across the border. Now see, पहली बात इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है, समझना कैसे है. देखो, आपको 4 पार्ट्स गिवन है, 4 सेंटेंसेस हैं जिसमें हमें ये ढूंढना है कि वो कौन सा वर्ड है जो रिपीट हुआ है. बिकॉज it'll look similar, maybe it'll look identical, maybe उसकी स्पेलिंग, maybe उसकी प्रोनाउंसिएशन.
So, no, Bhargav, I think we need to reconsider. So let's say the king was under intensive pressure. Now mind it, ये IPMAT 2021 के पेपर में आ चुका है ये question. Intensive pressure to protect the borders of his vast empire. The subject's loathing of the cruel emperor was intense. Do you see? Intensive, intense. Without intensive study, it is difficult for most students to get admitted into any course. The intense debate between the states. So, हमने पहला काम किया, हमने वो वर्ड आइडेंटिफाई करा जो चारों सेंटेंसेस में कुछ वजह से कॉमन है. मे बी बिकॉज ऑफ द स्पेलिंग, बिकॉज ऑफ द साउंड, फॉर वन रीजन और द अदर एक कॉमन वर्ड है, राइट? वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया. अब अगर हमें मतलब पता हो कि इन इन दोनों वर्ड्स का इंटेंसिव और इंटेंस का मतलब क्या है, तो शायद हम समझ पाएंगे कि किस सेंटेंस में ये वर्ड गलत इस्तेमाल हुआ है, राइट? सो इंटेंस का मतलब होता है ग्रेट, इनॉर्मस, सीरियस. सो अगर बहुत इंटेंस डिबेट चल रही है तो इंटेंस डिबेट मतलब बहुत सीरियस और बहुत क्रूशल डिबेट चल रही है, राइट? और इंटेंसिव का मतलब होता है थरो. कोई चीज जो बहुत थरो है, कंप्लीट है अपने आप में, केयरफुली हुआ है कुछ, वो होता है इंटेंसिव. जैसे जब किसी को इंटेंसिव केयर यूनिट में रखते हैं, आईसीयू में रखते हैं, तो क्यों रखते हैं आईसीयू में? क्योंकि उसे वहां इंटेंसिव केयर मिलती है, राइट? इंटेंसिव केयर मतलब कंप्लीट केयर, थरो केयर, बहुत ज्यादा केयर. सो इंटेंसिव है थरो और इंटेंस है ग्रेट, इनॉर्मस. नाउ द किंग वॉज अंडर इंटेंसिव प्रेशर. क्या वो थरो प्रेशर में था या इनॉर्मस प्रेशर में था? व्हाट डू यू थिंक? इंटेंसिव प्रेशर या इनॉर्मस प्रेशर, ग्रेट प्रेशर? व्हाट डू यू थिंक? वेल, आई वुड से ही वॉज अंडर इंटेंस प्रेशर. सो यहीं पर गलती दिख गई हमें तो. चलो नेक्स्ट पार्ट. नाउ दूसरी चीज, किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में सारे ऑप्शंस को बिना प्रॉपरली इवैल्यूएट करे कभी भी हमें अपना आंसर मार्क नहीं करना चाहिए, बिकॉज हो सकता है हमें से बेटर भी कुछ मिल जाए. नाउ द सब्जेक्ट्स लोडिंग, लोडिंग किसी चीज को पसंद नहीं करना, ऑफ द क्रूअल एम्परर वाज इंटेंस. तो ग्रेट लोडिंग थी उसे, ग्रेट डिसलाइक था. एम्परर क्रूअल था, डिसलाइक भी बहुत ग्रेट थी भाई. जितना क्रूअल एम्परर उतनी ग्रेट, उतनी एनॉर्मस डिसलाइक. सो ये तो बिल्कुल सही यूज हुआ है. विदाउट इंटेंसिव स्टडी, बिना थरो स्टडी के, बिना कंप्लीट स्टडी के, क्या कोई बच्चा अच्छा स्कोर कर सकता है? नहीं कर सकता. सो ये भी बिल्कुल सही यूज हुआ है. द इंटेंस डिबेट बिटवीन द स्टेट्स लेड टू द रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज अक्रॉस द बॉर्डर. इंटेंस डिबेट, कैसी डिबेट? इंटेंस डिबेट, enormous, serious. So ये भी बिल्कुल सही है. So the answer, absolutely right. So the answer to this one would be A. Because जनरली क्या होता है, जो कॉमन वर्ड है वो तीन सेंटेंसेस में सही यूज हुआ होगा, किसी एक सेंटेंस में वो यूज गलत हुआ होगा. एंड वी फाउंड दैट एंड दैट इज आवर आंसर. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट वन. We called a mechanic to appraise the car before we bought it. The principal called a meeting to appraise. Okay, I think we found the word appraise. Apprise the school's governing board of the progress made by all the students in the past year. At the end of each practice session, the teacher trainees are expected to appraise their own performance. The soldiers return to the camp to appraise the commanding officer of the enemy's location. So word तो दो हैं हमारे पास, appraise and अपराइज. नाउ ये क्वेश्चन भी आईपी मैथ 2021 के पेपर में आ चुका है. ये लेवल है जिसके लिए आपको खुद को तैयार करना है एंड यू स्टिल हैव टाइम फॉर दैट. नाउ अपराइज का मतलब होता है टू इवैल्यूएट. तो जब हम किसी चीज को अप्रेज करते हैं, हम उसे इवैल्यूएट करते हैं, असेस करते हैं. नाउ आई होप यू ऑल नो, और मे बी यू आर एक्सपेक्टेड टू नो, जैसे जब हम किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो हर कुछ समय के बाद, मे बी आफ्टर अ क्वार्टर और से पीरियड ऑफ 6 months और अ ईयर, परफॉर्मेंस अप्रेज होती है और उसके बेसिस पे अप्रेजल मिलता है. तो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं और उसके बेसिस पे सैलरी हाइक करते हैं. सो
Uh, so they called the mechanic to appraise. That means they called the mechanic to evaluate the car or the cost of the car. The principal called a meeting to apprise. Okay, apprise का मतलब होता है इन्फॉर्म या बताना। अगर हम किसी चीज को कोई चीज अप्राइज कर रहे हैं तो हम उसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं। सो राघव, could you resend your question? I kind of missed it. So appraise to evaluate, apprise to inform or to tell. So see, तो यहाँ पर मैकेनिक ने अगर अप्रेज किया तो उसने इवेलुएट करा, तो ये तो सही है। The principal called the meeting to apprise, to tell, to inform the governing board. तो ये भी बिल्कुल सही यूज हुआ है। Now, um, yes, absolutely right. So at the end of the practice session, the teacher trainees are expected to appraise their own performance. हम जो है उस वर्ड की जगह अगर उसका मतलब रख देंगे और अगर वो सही है, that means हम सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं. So appraise, that means to evaluate their own performance. The soldiers returned to the camp to appraise the commanding officer. उसको evaluate करने के लिए गया था soldier, वो भी अपने commanding officer को या बताने गया होगा about the enemies. Probably बताने गया होगा, inform करने गया होगा. सो रॉन्ग यूसेज कहां पर है? ऑप्शन डी में। ऑल द क्वेश्चंस, दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन, ओके। अपराइज होता है इन्फॉर्म और टेल। Okay, the next part. After several rounds of meeting, the city council passed an ordinance to limit the number of cafes near the seaside. This paper appeared, I guess, in either 2020 or 2019. ये actual paper से question लिया गया है, IPMAT Indore. Okay, as per the royal ordinance, so the word that's getting repeated, ordinance and ordinance. Military aircrafts can be used to carry a wide variety of ordnance. The people protested against the city ordinance that all parks must be closed by 9 p.m. Now see, क्या हमें पता होना चाहिए? अगर हमें इन वर्ड्स का मतलब पता हो तो हम बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, राइट? So, ordinance means an order, रॉयल ऑर्डर, अ डिक्री। कोई भी चीज जो रूल है, जो ऑर्डर है, वो ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस विद एन आई वुड मीन ऑर्डर। नाउ ऑर्डिनेंस ये वाला, okay, they haven't given the word. Well, there is another similar sounding word which is ordinance. इसमें आई नहीं है, ध्यान से देखो। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस होता है हर वो चीज जो मिलिट्री मेन को चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए। सो योर माउंटेड गन्स, योर आर्म्स, योर एमिनेशन, हर वो चीज जो लड़ाई में लड़ने में काम आएगी, वो होता है ऑर्डिनेंस। सो लेट्स सी, अब मतलब हमें दोनों बात का पता है। ऑर्डिनेंस इज एन ऑर्डर, ऑर्डिनेंस विदाउट एन आई इज the the all those things, the weapons, everything, mounted guns that are required to fight a war or a battle. Now several rounds of meetings, after the several round of meeting, the city council passed an ordinance, they passed an order, ये तो बिल्कुल सही है। As per the royal ordinance, all men under 18 had to join. So as per the royal order, as per the royal decree. So ये भी सही है। Military aircrafts can be used to carry a wide variety of, भाई order लेकर तो नहीं घूमेंगे वो तो लेके घूमेंगे क्या? Arms, ammunition, right? Yes, that's absolutely right. यहाँ जो word होना चाहिए था उसमें I गलत है। Okay, the people protested against the city ordinance, city का order, that all parks must be closed. So sahi answer kya hai is case mein? Option C, and 100% points to all of you. The next question now. The sickness of family member can affect the lives of everyone at home. Again, this has been taken from previous IPMAT actual paper. Kerala was affected by severe flood all through the year. Taking this medicine for a prolonged period can have severe after effects.
The popular star was not a natural actor. His style was rather affected. कौन सा वर्ड कॉमन है पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे affect affected why not D we'll just discuss that affects and affected now see affect within a होता है verb जिसका मतलब होता है anything that influences something anything at all कोई भी चीज जो किसी चीज को इन्फ्लुएंस करती है वो उसे अफेक्ट करती है जैसे वेदर चेंजिंग वेदर हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है और इफेक्ट विद इन ई होता है एंड रिजल्ट इसे हम ई फॉर एंड और ई फॉर इफेक्ट से याद रख सकते हैं ये जनरली होता है एक नाउन Of course, if you make up your mind, Shashi, who can stop you? What can stop you? English? No, not a chance. Just make up your mind and you can do that. You can achieve anything if you want. Well, um, of course it is. Now see, sickness of a family member can affect. अब देखो जो verb होगा वो verb की तरह काम भी करेगा. Model auxiliary के साथ yes Apurva, absolutely free for your benefit. Why D in the last slide? Let's finish this one, Sanya, and then we'll go back and discuss that one as well. Okay, give me just 1 minute. Let me finish this. So the sickness of a family member can affect model auxiliary के साथ तो हम main verb ही लगाएंगे and as it is वो influence हो रहा है. So the sickness of a family member can influence, can affect the lives of everyone at home. तो ये तो बिल्कुल सही यूज हुआ है. Kerala was affected. It's working like a verb. वहाँ affect आया था, influence हुए थे वो लोग. तो ये भी बिल्कुल सही यूज हुआ है. Then we have taking this medicine for a prolonged period can have severe after effect या effect. Result है उसका end result. भाई कुछ मेडिसिन आपने लिया तो उसका रिजल्ट क्या होगा लंबे समय के बाद पता चलेगा कि भाई दवाई लेने का इम्पैक्ट क्या आया. The popular star was not a natural actor. His style was rather affected. Affected hota hai, which is not natural, which is a kind of made up. So affected is absolutely right here. So the right, जो word galat use हुआ है, very good. Everybody has given the right answer. Would be option C. Now, before I move ahead, let me clarify the doubt that Sanya has. Go back. Okay. Sanya, let's just clear the screen very quickly for you. Now let's see. Dekho. Absolutely right, people. Now see, Sanya, why not D, right? This is the part that you were querying, right? देखो, ordinance का मतलब है order और ordinance का मतलब होता है mounted guns या आर्म्स एंड अम्यूनिशन जो लड़ाई लड़ने के लिए काम आएगा. अब फिर से देखो सेवरल राउंड्स ऑफ मीटिंग था और ऑर्डिनेंस पास हुआ तो ऑर्डर पास हुआ होगा तो ये सही है. रॉयल ऑर्डिनेंस रॉयल ऑर्डर ये भी बिल्कुल सही है. मिलिट्री के एयरक्राफ्ट ऑर्डर लेके नहीं वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्डर लेके नहीं जाएंगे वो तो माउंटेड गन्स लेकर जाएंगे. यहाँ गलती है एंड ऑप्शन डी. लोगों ने प्रोटेस्ट किया सिटी ऑर्डिनेंस को सिटी के ऑर्डर को. क्या ऑर्डर था कि सारे पार्क्स रात को बंद कर दे. तो यहाँ हमने कोई माउंटेड गन्स या वेपन्स थोड़े यूज करे हमने यहाँ पे बात करा सिटी का ऑर्डर इसलिए ये सही है और इसलिए ये आंसर नहीं होगा. ओके Now, the very last question again, this has appeared in previous IPMAT paper. Now see, Shakespeare is sometimes referred to as bard. Now, bard actually means a poet who orates his poems. He barred his soul into the preacher. एक वर्ड होता है bear. बेयर का मतलब होता है अनकवर कर देना. जैसे माई हैंड्स आर बेयर राइट नाउ दे आर नॉट कवर्ड सो बेयर होता है अनकवर. बिकॉज ऑफ हिज एज ही वॉज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग द थिएटर. एक वर्ड होता है बार
दैट मीन्स बैनिश करना, किसी को रोक देना, मना कर देना, आप ये नहीं कर सकते बिकॉज यू आर अंडर एज, सो यू आर बार्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग. देन देर इज दिस वर्ड बार. आई बिलीव यू ऑलरेडी नो द वर्ड. वो जगह जहां पर जाके आप ड्रिंक्स और फूड ऑर्डर कर सकते हो वो होता है बार. नाउ सी, शेक्सपियर, हम जानते हैं शेक्सपियर कौन थे. सो शेक्सपियर इज समटाइम्स रेफर टू एज बार्ड. उन्हें कभी कभी बार्ड कहते थे, दैट मीन्स पोएट, राइट. तो ये तो सही है. ही बार्ड हिज सोल. भाई क्या उसने बैनिश कर दिया अपनी सोल को, या उसने अनकवर कर दिया अपनी सोल को. भाई प्रीस्ट के आगे वो गया, उसका मन भरा हुआ था, उसने सब बता दिया उसने क्या सही किया क्या गलत किया. सो आई गेस यहाँ होना चाहिए था बेयर्ड. Because of his age, he was barred. He was not allowed to enter the theater because वो शायद छोटा था या बड़ा था. बार, बार्ड, ऑल बार्ड्स. तो बार ने बोला भाई कोई भी पोएट हमारे यहाँ नहीं आ सकता, उन्होंने उन्हें बैनिश कर दिया. तो ये भी सही है बिल्कुल, और ये भी सही है. सो द वर्ड दैट इज रॉन्ग वो है we need to okay, now see, uh well people, these are the question types that have been coming. Okay, there is one more, I'm sorry, I forgot. So the attackers decided to raise the castle to the ground. They raised their children to be free thinking boys and girls. जो word repeat हो रहा है वो है raise. To raise a toast to a newlywed couple is a common practice. The rays of the sun rose above the mountain. तो दो वर्ड है हमारे पास. एक है रे. रे क्या होता है? बीम, राइट. बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ द सन. सो और रेज का मतलब होता है किसी को नर्चर करना, डेवलप करना, किसी को ऊपर उठाना. सो वी रेज अवर चिल्ड्रन टू बी गुड बॉयज एंड गर्ल्स. और एक वर्ड होता है रेज विद अ जेड. इसका मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल नीचे गिरा देना, सो दैट आई मीन वो नीचे बिल्कुल डिमोलिश कर देना, खत्म. Now, the attackers decided to raise the castle to the ground. भाई अगर attackers उसे raise करते, उठाते, तो to the ground क्यों होता? उन्होंने उसे शायद गिरा दिया, खत्म कर दिया बिल्कुल. So, I'll just answer your questions. Give me one moment. They raised their children. They developed their children. तो ये तो सही है. To raise a toast, to lift a toast to the newlywed couple is a common practice. ये भी सही है. The rays of the sun, the light of the sun, the beam of the sun rose above the mountain. ये भी सही है. Hey Ekta, so happy to see you. So कहाँ गलत हुआ word raise? वैसे raise, R-A-Z-E, raise का मतलब होता है bring something to the ground. तो देखा जाए ये part redundant है, but it appeared in the IPMAT paper. Now, children, with this, I come to the end of the session. But before I say goodbye, a word or two. So, बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है इस क्वेश्चन की, जो कि आईपी मैट के पेपर में हर साल आता है और कम से कम 3 से 4 पार्ट्स के लिए आता है. क्या इंटरेस्टिंग बात है कि गलत आंसर आपको मार्क्स दिलवाएगा, है ना. बहुत इंटरेस्टिंग बात. सो अगर आप लोग अपना स्कोर एक्चुअली में इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस क्वेश्चन टाइप को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो. Suggest about verbal section. See, I would not be able to. वेल पियर्सन अपने आप में एक बहुत अच्छा पब्लिकेशन है जिसके बुक्स का मटेरियल काफ़ी क्रेडिबल है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए. इट्स गुड स्टफ. मगर हम अपनी प्रिपरेशन को सिर्फ बुक्स के लेवल तक लिमिटेड नहीं रखें. हम अगर इस बात पे ध्यान दें कि कौन से क्वेश्चन टाइप बहुत कॉमनली देखे जाते हैं इन पेपर्स में, तो हमें सही डायरेक्शन मिलेगा कि किस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा काम करना चाहिए. सो ऑफ कोर्स यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, लेकिन इस क्वेश्चन टाइप को अपनी स्ट्रेंथ बनाना आई सजेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा काम होगा. ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा रैंक दिलवा सकता है बिकॉज 4 क्वेश्चन मीन अ लॉट. अगर आप चारों क्वेश्चन को सही कर लें, एंड ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक है, सिर्फ थोड़ा सा वोकैबुलरी पे ध्यान देने की ज़रूरत है एंड आपका रैंक बूस्ट हो जाएगा लाइक एनीथिंग. नाउ anything else that you would like to ask? We'll do a different series on this, how to manage IPM with words. But एक छोटा सा एडवाइस तो मैं आपको दे ही सकती हूँ. IP मैट को आप इस वक्त
सेकेंडरी रखो, आपका फोकस आपका बोर्ड होना चाहिए। बोर्ड को पूरे फोकस के साथ अटेम्प्ट करो। सी, एक बात बहुत छोटी सी है, अगर आप समझ पाओ, बोर्ड कितने हैं, 5 पेपर होंगे आपके, और छुट्टी कितनी है हमारे पास, 1 से 1.5 महीने की छुट्टी है। तो अगर हम सिर्फ उन 5 पेपर के लिए 1.5 महीने का हमारे पास टाइम है, और हमें लगता है कि हम 8 घंटे 9 घंटे दिन में पढ़ सकते हैं, 1-2 घंटे आईपी मैट के लिए निकाल लो, और मैक्सिमम टाइम 80% टाइम अपने बोर्ड्स को दो। तो दोनों चीजें पैरेलल चल पाएंगी और आप अच्छा कर पाओगे। ओके, right. Well, with this, I actually come to the end of the session. It was lovely, lovely talking to you all. So, if you have anything, any comments, any suggestions, कोई चीज जिस पे आप वीडियो चाहते हो, एक सेशन चाहते हो, do mention that in the comment section below. Don't forget to like and subscribe. Take care. God bless you all. Bye bye.